नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय की धारणा। तो सबसे पहले लिखा है, घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में सामान्य बात यह है कि दोनों धारणाओं के घेरे में केवल उत्पादन के साधनों की आय सम्मिलित होती है। अर्थात जैसे कि क्या है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से? भूमि हो गई, पूंजी हो गई, साहस हो गया, श्रम हो गया, ये सब क्या है? उत्पादन के साधन हैं। फिर लिखा है, दोनों धारणाओं में जो बातें सामान्य नहीं है वह इस प्रकार है। इन धारणाओं में जो बातें सामान्य मतलब सामान्य रूप से मिलती जुलती नहीं है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिखा है, जबकि घरेलू आय अनिवार्य रूप से देश की घरेलू सीमा के अंदर सृजित की जाती है। घरेलू आय क्या है कि घरेलू आय देश की घरेलू सीमा, जो देश की सीमाएं हैं, देश के अंदर ही मतलब उनका उपयोग किया जाता है। किंतु राष्ट्रीय आय का सृजन विश्व के किसी भी भाग में किया जा सकता है, और जो राष्ट्रीय आय होती है उसका खर्च विश्व के किसी भी भाग में कहीं भी किया जाता है, विश्व के किसी भी देश में किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, लिखा है, जबकि घरेलू आय का सृजन एक देश के निवासियों तथा गैर निवासियों दोनों द्वारा किया जाता है। जो घरेलू आय का सृजन है, एक देश जैसे अपना देश हो गया, भारत हो गया, और किसी अन्य देश के निवासियों द्वारा भी उसका सृजन, उसका उपयोग किया जा सकता है। लिखा है, राष्ट्रीय आय का सृजन केवल देश के निवासियों द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय होती है उसका सृजन केवल देश के निवासियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का सृजन केवल देश के निवासियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें देश के सामान्य निवासी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? देश का सामान्य निवासी। जो मतलब निरंतर देश में रहते हों उन्हें देश का सामान्य निवासी कहते हैं। लिखा है, सामान्य निवासी होते कौन हैं? सामान्य निवासी होते कौन हैं? लिखा है, जब एक देश के सामान्य निवासी वो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, उस देश में सामान्यता रहते हैं। हमने आपसे पहले भी बताया कि जो पहले देश में निरंतर रहते हों उसे हम सामान्य निवासी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, जिनकी आर्थिक रुचि उस देश में केंद्रित हो। जिनकी आर्थिक रुचि मतलब जो अपना आर्थिक कार्य जिस देश में करते हों। ठीक है। फिर लिखा है, सीमा पर रहने वाला एक व्यक्ति अपने देश की सीमा पार करके प्रतिदिन दूसरे देश में रोजी कमाने के लिए जाता है, किंतु उसकी रुचि का केंद्र उसका अपना ही देश ही बना रहता है। जैसे कोई सीमा पर कोई गांव है, उसमें कोई व्यक्ति रहता है, तो वह क्या है कि मतलब धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाता है। जैसे अपने देश के लोग बहुत से सऊदी अरब हो गए, मतलब अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन उसका जो ध्यान क्या है, वो अपने ही देश में बना रहता है। उसका जो आर्थिक कारोबार है वो अपने ही देश में रहता है, उसका परिवार अपने ही देश में रहता है। फिर लिखा, क्योंकि प्रतिदिन वह लौट कर अपने परिवार में आ जाता है, और वह क्या है, कभी ना कभी लौट के या फिर प्रतिदिन जो पास में रहते हैं वो डेली जा करके वर्क कर लेंगे वहाँ पे, और जो दूर रहते हैं मतलब वो कभी कभी अपने घर जरूर आएंगे। फिर लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने देश का सामान्य व्यक्ति ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति क्या हैं? अपने देश के सामान्य व्यक्ति ही माने जाएंगे। फिर लिखा है, यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जो लोग एक देश के नागरिक हैं, जरूरी नहीं कि वो उस देश के सामान्य निवासी हों। ये भी नहीं जरूरी है कि जो लोग एक देश के नागरिक होते हैं, जरूरी नहीं कि उस देश के सामान्य ही निवासी हों। जैसे कि बहुत से लोग हैं, जैसे अपने बॉलीवुड एक्ट्रेस में जैकलीन फर्नांडिस को ले लो, तो क्या है कि अपने देश में रहती हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता कहाँ की है? वो निवासी कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, लिखा, एक भारतीय
नागरिक यदि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए यूएस में रहता है तो उसे यूएस का सामान्य निवासी माना जाएगा। जैसे एक भारतीय नागरिक है, वो 1 वर्ष के लिए अमेरिका में रहने जाता है तो उसे अमेरिका का निवासी, सामान्य निवासी मान लिया जाएगा, भारत का नहीं, और वह भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा। भले ही जन्म से भारतीय, लेकिन वह भले ही जन्म से भारतीय ही क्यों ना है। इसी प्रकार श्रीमती सोनिया गांधी जैसे व्यक्ति भले ही जन्म से इटली के नागरिक हों, फिर भी उसे भारत का एक सामान्य निवासी माना जाएगा। क्या है, सोनिया गांधी क्या है कि इटली की निवासी थी, इटली की निवासी थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी इटली की निवासी थी, लेकिन वह क्या है, इस समय भारत की निवासी हैं, क्योंकि वह सामान्यतः भारत में निवास करती। किस लिए? क्योंकि वह सामान्यतः भारत में निवास करती हैं तथा उनकी रुचि का केंद्र भी भारत है, और उनकी रुचि का केंद्र क्या है, भारत ही है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सामान्य निवासी शब्द में व्यक्ति तथा संस्कार दोनों सम्मिलित होते हैं। जो सामान्य निवासी शब्द में है उसमें क्या है कि व्यक्ति तथा संस्कार दोनों सम्मिलित होते, व्यक्ति तथा संस्कार दोनों सम्मिलित होते हैं। फिर लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी वित्तीय संस्था की शाखा लंदन में हो सकती है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी वित्तीय शाखा लंदन में हो सकती है। उस शाखा का आर्थिक हित भारत में होगा। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी शाखा लंदन में तो हो सकती है, लेकिन उसका जो हित है वो भारत में ही होगा। फिर लिखा जितना भी लाभ वह शाखा अर्जित करेगी वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समूचे लाभ का एक भाग हुआ। जितनी भी वह शाखा, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में बनाएगी, अपनी जितनी भी शाखा स्थापित करेगी, उसका जो लाभ होगा वह भारत को ही मिलेगा। फिर लिखा राष्ट्रीय आय केवल सामान्य निवासी की विशेषता। राष्ट्रीय आय केवल सामान्य निवासी की विशेषता। राष्ट्रीय आय केवल सामान्य निवासी की विशेषता। लिखा है एक देश की राष्ट्रीय आय का संबंध केवल उसी देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। जो एक देश की राष्ट्रीय आय होती है उसका संबंध केवल एक सामान्य उसी देश के सामान्य जो निवासी होते हैं उनके साथ होता है। इसका निहितार्थ यह है कि भारत में स्थित सभी विदेशी व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा अर्जित साधारण आय को भारत की राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं माना। भारत में जितनी विदेशी व्यक्ति हैं उनकी जो साधारण आय होती है, आय को भारत की राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं माना। जो विदेशी होते, विदेशियों के पास जितनी आय होती है वह भारत की साधारण आय, मतलब भारत की राष्ट्रीय आय, उसे नहीं माना जाता है। यदि वो व्यक्ति तथा संस्थाएं भारत के सामान्य निवासी हैं। इस बात को दोहराते हुए भारत में गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय भले ही भारत के घरेलू आय का एक भाग होता है, फिर भी इसे भारत की राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं माना जाएगा। चाहे वो जैसे हो, लेकिन वह भारत की राष्ट्रीय आय नहीं माना जाए। इसी प्रकार विदेशों में रहने वाले भारत के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय भले ही भारत की घरेलू आय का एक भाग नहीं होती, फिर भी उसे भारत की राष्ट्रीय आय का एक भाग माना जाता है। लेकिन जो विदेश में रहते हैं वह भले ही भारत में उसकी वह आय ना हो, लेकिन वह भारत की एक राष्ट्रीय आय मानी जाती है। अतः यदि शेष विश्व में हमारे सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय को घरेलू आय से जोड़ा जाए तो भारत की स्थिति गैर निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय को इसमें से घटाया जाए तो घरेलू आय राष्ट्रीय आय में बदल जाएगी। घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के इस संबंध को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझते हैं। घरेलू आय को इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिक नेशनल प्राइस।
लिखा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो साधन लागत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और जो विदेशों से शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है वह इक्वल टू घरेलू आय, वह घरेलू आय के बराबर होती है। फिर लिखा है अब हम राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित शब्दों द्वारा परिभाषित करते हैं। तो लिखा है राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ होता है। यह आय हमें अपनी साधन सेवाओं के बदले पारिश्रमिक के रूप में लगान, ब्याज, लाभ तथा कर्मचारियों के पारिश्रमिक प्राप्त होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालेंगे कि एक वर्ष की अंतिम जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है, जितनी भी आय अर्जित होती है देश के अंदर, उसे हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। लिखा है मूल्य वृद्धि धारणा का प्रयोग करते हुए इसे निम्न ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। लिखा एक लेखा वर्ष मतलब एक वर्ष में की अवधि के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा साधन सेवाओं के फलस्वरूप की गई मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? कुल जोड़। हमने पहले ही बताया था। इसमें कह रहे हैं कि मूल्य वृद्धि तथा सृजित आय समरूप होते हैं। ये मूल्य वृद्धि होती है और उसकी सृजित आय जो होती है वह क्या होते हैं? समरूप होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लेकर के आएंगे राष्ट्रीय आय की सकल तथा शुद्ध अवधारणाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।